हाँ, तो बच्चों सुनो, तो ये है साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस में अपन क्या घूम फिर के वहीं आ जाएंगे, पहली बात घूम फिर के वहीं आ जाएंगे, घूम फिर के वहीं आ जाएंगे, तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। तो अपने को अभी साइक्लिक प्रोसेस का पूरा एनालिसिस करना है, इसकी एफिशिएंसी देखनी है। तो अगर वही इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल हो गया तो डेल यू जीरो, नेट इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर घूम फिर के वहीं आ जाओगे तो कहीं की इंटरनल एनर्जी चेंज, तो ये जीरो। और मैं बोलूं जो भी वर्क होगा इस पूरी प्रोसेस में, वो मैंने कितनी हीट दी और कितनी रिजेक्ट हुई उसका डिफरेंस होगा। तो नेट हीट सप्लाइड, मतलब उसमें सप्लाइड माइनस रिजेक्टेड दोनों हो गया। तो नेट हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि अंदर कुछ बची नहीं, तो मैं वो तो सारा वर्क डन हो गया। जितनी भी नेट हीट सप्लाइड हुई है वो सब वर्क डन में कन्वर्ट हो गई। तो इफिशियंसी होती है आपको कितना आउटपुट मिला, आपने कितनी हीट सप्लाई करी, आपको आउटपुट कितना मिला, आपने हीट दी कितनी। जो रिजेक्ट हुई वो तो धुआं है, वो मेरे किसी काम का नहीं है। और ये जो नेट वर्क डन है यही तो हमारे स्कूटर को या गाड़ियों को चलाता है। ओके, तो मतलब जितना ज्यादा आउटपुट मिलेगा वर्क डन का उतनी गाड़ी ज्यादा चलेगी और उतनी उसकी एवरेज ज्यादा होगी। तो ये इफिशियंसी होगी। चला जाओ अब इसके लिए इफिशियंसी निकाल के देखते हैं। ए सुनना, ये देखो, ए यहां पे देखो 4, इसका क्वेश्चन बना रहा हूं। 4 2 मोल हाइड्रोजन गैस, PV curve is given, P versus V curve is shown, a curve is shown in diagram, is shown, then efficiency of system, efficiency of this cyclic process, this process, हेलो बोलो, इस साइकिल की इफिशियंसी क्या होगी। एक क्वेश्चन बना दिया अपन ने। अब इससे क्या अपने को समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाहता हूं मैं। ओके, तो इसकी इफिशियंसी निकाल लेते अपने को सारी बात समझ आ जाएगी। अब बोलो बच्चों, मैं बोलूं ए से बी, पहले चारों प्रोसेस पहचानो और पहले एनालिसिस करो। बताओ ए से बी कौन सी प्रोसेस है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक, कौन सी प्रोसेस है। तो बोल दो बच्चों दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस। तो बोल दो बच्चों ये आइसोबैरिक प्रोसेस है और आइसोबैरिक प्रोसेस है, चलो ठीक है। तो बोल दो आइसोबैरिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो बोल दो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव। हेलो, ए वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क डन पॉजिटिव। और बोल दो बच्चों प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेंपरेचर भी बढ़ेगा। एनालिसिस करना मैं सिखा चुका हूं आपको। प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बच्चों टेंपरेचर भी बढ़ेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो वो तो वर्क डन भी कर रही है गैस और इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव है, बढ़ रही है। तो वो तो इसका मतलब हीट सप्लाइड है। तो जहां हीट सप्लाइड हो रही है वहां एरो अंदर की तरफ बना दो। तो बच्चों मैंने सोच लिया और यहाँ पर एरो अंदर की तरफ है, तो बोल दो यहाँ पे हीट सप्लाइड हो रही है। हेलो, इस वाली प्रोसेस में हीट सप्लाई हो रही है क्योंकि वर्क डन बाय द गैस है और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है। तो बोल दो इस प्रोसेस में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। आराम से देख लो। हेलो बेटा, तुक्के में नहीं होगा, हमारे को सोचना पड़ेगा कि हीट सप्लाई करिए। अच्छा यहां से यहां क्या हुआ बोलो। तो बोल दो यहाँ पे हीट सप्लाई करी, यहां पे क्या हुआ, ए बी से सी में। तो बोल दो बी से सी में वॉल्यूम कांस्टेंट है। कौन सी प्रोसेस है बच्चों, बी से सी। हर प्रोसेस का नॉलेज हम ले चुके हैं। तो बोल दो बी से सी आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो। पहले एनालिसिस करो, डेल डब्ल्यू जीरो। अच्छा अब बताओ वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर घट रहा है तो पीवी बराबर एनआरटी पे सोचो। वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर घट रहा है तो बोल दो टेंपरेचर घटेगा, मतलब मैं बोल दो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। हेलो हेलो, और मैं बोल दूं बच्चों इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब हीट रिजेक्ट हुई है यहाँ पे। वर्क डन जीरो और इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, मतलब यहाँ से हीट बाहर निकली है। तो जहां जहां हीट बाहर निकले वहां बाहर एरो बना दो और जहां जहां हीट दे वहां अंदर एरो बना दो। तो बोल दो पहले मैंने हीट दी Q1, अब हीट रिजेक्ट हुई है Q2। अच्छा सी से डी देखो, तो बोल दो सी से डी देखो कौन सी प्रोसेस है। मैं बोल दो आइसोबैरिक, आइसोबैरिक। हेलो, और बोल दो वॉल्यूम कम हो रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेल डब्ल्यू नेगेटिव। मैंने मार्केट में मेरे ऊपर खर्चा हुआ है, गैस को एनर्जी मिली है तो डेल डब्ल्यू नेगेटिव। और मैं तो बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम घट रहा है तो पीवी बराबर एनआरटी से टेम्परेचर घट रहा है तो मैं तो डेल यू भी नेगेटिव। ओहो, मुझे बाहर से उधारी मिली उसके बावजूद मेरा गुल्लक खाली हो रहा, मतलब मैंने पापा को पैसे दिए, मतलब वो तो हीट रिजेक्ट होगी। तो मैंने सोच लिया यार हीट रिजेक्ट होगी, सोच के देखो समझ आ रही है हीट रिजेक्ट होगी क्योंकि डेल डब्ल्यू भी नेगेटिव और डेल यू भी नेगेटिव, मतलब मेरे को बाहर से उधारी मिली फिर भी मेरा गुल्लक खाली हुआ, मतलब मैंने पापा को पैसे दिए। हेलो
तो बंधु यहाँ जैसा हुआ उसका उल्टा यहाँ हुआ, तो यहाँ अगर मैंने हीट दिए तो यहाँ निकली होगी, और ऐसे यहाँ पे जैसा हुआ उसका उल्टा यहाँ हुआ तो यहाँ हीट निकली तो यहाँ मैंने दी होगी। हेलो, सोच रहे ना बच्चों? तो बंधु दो जगह मैंने हीट दी और दो जगह से हीट निकली है। इन दोनों प्रोसेस में हीट मैंने दी है क्योंकि अंदर भी एनर्जी बड़ी, वापदन भी हुआ, या व्हाटएवर जो भी है मुझे देनी पड़ी और यहाँ से निकली है। हेलो, समझो बच्चों, इससे पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा कल तक जो पढ़ाया सबका रिवीजन हो जाएगा। अब आ जाओ, अब आ जाओ, इधर सुनना। अब बताओ इफिशियंसी में कौन कौन सी बातें काम आएगी? तो बोलो इफिशियंसी में, बोलो इफिशियंसी निकालनी इसकी। इफिशियंसी तो मैं बोलूं नेट वर्क डन अपॉन क्यू सप्लाइड। अब मेरे बच्चे मुझे बता नेट वर्क डन कितना होगा? तो बोलूं नेट वर्क डन तो सीधा एरिया अंडर निकाल, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे, इन दो में तो वर्क डन हो नहीं रहा। हेलो, अरे इन दो प्रोसेस में तो कोई वर्क डन नहीं क्योंकि आइसोबैरिक है। तो बोलूं यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस या ऑन द गैस, याद है तो सिखा रखा है। तो बोलूं वर्क डन तो बहुत आसान है, एरिया अंडर निकाल, और एरिया में बोलूं ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। हेलो, ऊपर वाला बाय द गैस, नीचे वाला ऑन द गैस, तो बाय द गैस माइनस ऑन द गैस, तो ये वाला एरिया, और ये एरिया कितना हो जाएगा? मैं बोलूं दिस इज 2p नॉट। हेलो, एंड दिस इज v नॉट। हेलो, तो बोलो आंसर आ जाएगा वर्क डन का तो 2p नॉट v नॉट, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि वर्क डन बाय द गैस ज्यादा है। बाय द गैस ज्यादा, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा था तो प्रेशर ज्यादा था। अरे समझ में आ रहा है क्या? वर्क डन निकालना सिखाया था ना बेटा? यस सर। याद करो, मैंने एक क्वेश्चन ऐसा दिया था जब वर्क डन सिखा रहा था, तो कई बच्चे जीरो वर्क डन बोल दिया था, फिर मैंने समझाया था जीरो नहीं होगा। याद है, यहां से यहां पॉजिटिव लो, और पॉजिटिव वाला ज्यादा था, याद करो। यस सर। तो बोल दो यहां वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव आएगा क्योंकि बाय द गैस ज्यादा और ऑन द गैस कम है। खत्म। अब हीट सप्लाइड, बताओ हीट सप्लाइड में कौन सी हीट लोगे? तो बोल दो सिर्फ Q1 और Q2, सॉरी Q1 और Q4, क्योंकि दो जगह सप्लाई हुई है हीट, और जहां रिजेक्ट हुई है वहां धुआं बन के बाहर निकली है। याद अपनी गाड़ियों के साइलेंसर में से जो धुआं निकलता वो है ये, तो ये मेरे किसी काम का नहीं है, वेस्टेज है। तो बोल दो बच्चों ये Q1 और Q4 इज हीट सप्लाइड, तो बोल दो यहाँ पे आएगा Q1 प्लस Q4। अब वो निकालेंगे कैसे, वो आगे की बात है। Q1 प्लस Q4 इज हीट सप्लाइड। ये समझ में आया बच्चों? इफिशियंसी में वर्क डन क्या होता है और हीट सप्लाइड क्या होती है, समझो इसको। हेलो, यस सर। चलो अब अपन देखते हैं बच्चों हीट सप्लाइड कैसे कैसे। तो बोलो Q1 निकालना है, तो मैं बोलूं दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस, और आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट सप्लाइड एनसीपी dt से लिख सकता हूं मैं। तो मैं Q1 और Q4 निकाल रहा हूं, इधर निकाल लो बच्चों इसको हटा के। हेलो, Q1 और Q4 निकाल रहा हूं मैं क्योंकि मुझे हीट सप्लाइड और निकालनी, वर्क डन तो आ गया मेरा। तो देखो Q1 कितना होगा? Q1 तो बोलो बच्चों एनसीपी dt। हेलो, बोल बच्चे, बोलो। यस सर। अब टेम्परेचर तो कहीं का दिया हुआ ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक जगह का आप मान लो। अल्टीमेटली मुझे P और V के टर्म्स में लाना है क्योंकि वर्क डन P और V के टर्म्स में आया, तो या तो इसको भी टेम्परेचर, एक काम करता हूं, यहाँ का टेम्परेचर T है, मैंने T नोट मान लिया मेरी मर्जी से, या चलो यहाँ का मान लो, यहाँ का मान लो T नोट, P नोट V नोट वाला T नोट मान लो ताकि गलती नहीं होगी। तो मैंने D का टेम्परेचर T नोट मान लिया। हेलो, यहाँ का T नोट, अगर यहाँ का T नोट है तो बताओ यहाँ का कितना होगा? तो बोल वॉल्यूम कांस्टेंट का प्रोसेस इक्वेशन का बच्चों पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो बोल PV बराबर nRT, मैंने कहा था प्रोसेस इक्वेशन, तो बोल V कांस्टेंट है, तो ये देखो प्रोसेस इक्वेशन बन गई P प्रोपोर्शनल टू T। ताजा ताजा बनाओ, वॉल्यूम कांस्टेंट है इस प्रोसेस में, तो बोल वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और प्रेशर 3 गुना होगा तो टेम्परेचर 3 गुना, तो बोल A पॉइंट का टेम्परेचर 3T नोट आ जाएगा। हेलो, अगर ये T नोट है तो वो 3T नोट आ गया, देख लो आराम से, आराम से देख लो। प्रोसेस इक्वेशन बनाई मैंने, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो मुझे पता पड़ा प्रेशर बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे प्रोसेस इक्वेशन ऐसे ही तो बनाते हैं, PV बराबर nRT में जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट कर दो, तो मैंने जैसे ही प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट करा तो P प्रोपोर्शनल टू T आ गया, और प्रेशर 3 गुना हुआ तो टेम्परेचर भी 3 गुना, तो यहाँ का T नोट मान लिया तो यहाँ का 3T नोट अपने आप आ गया। हेलो, अच्छा यहां से यहां बताओ, यहां से यहां, तो बताओ कौन सी प्रोसेस है? तो आ जाओ, PV बराबर nRT में फिर से प्रेशर कांस्टेंट कर दो,
एनआरटी। तो प्रेशर कांस्टेंट करो प्रेशर, तो मैंने जैसे ही प्रेशर कांस्टेंट कर दिया वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी आ गया, यानी कि टेम्परेचर और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ का 3 टी नॉट है और वॉल्यूम डबल हो गया, यहाँ पे वी नॉट और यहाँ डबल हो गया, तो यहाँ पे टेम्परेचर 6 टी नॉट डबल हो जाएगा। हेलो, अपने आप सारे टेम्परेचर आ गए एक जगह का मानने पर, बोलो। Yes, sir. अच्छा, यहां से यहाँ क्या होगा, तो मतलब यहां से यहाँ देखो प्रेशर 1/3 हो गया और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट करो, और जैसे वॉल्यूम कांस्टेंट करूंगा P प्रोपोर्शनल टू T आ गया, और प्रेशर अगर 1/3 हो गया तो मतलब टेम्परेचर भी 1/3 हो जाएगा, तो 2 T नॉट। हेलो, फिर यहां से यहाँ देखो वॉल्यूम आधा हो गया तो टेम्परेचर भी आधा, तो आ गया T नॉट। तो मतलब पूरे साइकिल के सारे टेम्परेचर आ गए एक जगह का, मानते ही पूरी साइकिल में प्रोसेस इक्वेशन लगा दी, सब जगह के टेम्परेचर आ गए। अब समझ में आई प्रोसेस इक्वेशन कैसे यूज होती है, कोई पैरामीटर अननोन है उसको निकालने में। हेलो, तो नोन से अननोन निकालती है यूजिंग प्रोसेस इक्वेशन। और प्रोसेस इक्वेशन कैसे बनती है, पीवी बराबर एनआरटी में जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट कर दो, तो अपने आप 2 पैरामीटर में रिलेशन आ जाता है, तीसरा गायब हो जाता है। हेलो, Yes, sir. अब आ जाओ, देखो एन सीपी की वैल्यू बोलो, मोनोएटॉमिक गैस है, सॉरी डाइएटॉमिक गैस है, तो डाइएटॉमिक का सीपी 7/2R, और डेल्टा टी, यहां से यहां टेम्परेचर चेंज तो मैं 6 टी नॉट माइनस 3 टी नॉट, टी नॉट की वैल्यू लास्ट में रखूंगा, सारी वैल्यू लास्ट में रखूंगा, तो मतलब ये Q1 आ गया, तो मतलब बच्चों ये आ जाएगा 7NR या 3 टी नॉट, तो मतलब बच्चों 3 टी नॉट भी इसको दे दिया तो 21/2 NR टी नॉट। हेलो, इक्वेशन 2, लास्ट में वैल्यू रखूंगा यार, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, बोलो इफिशियंसी वाली को। क्योंकि बच्चों मैंने अभी यहाँ पे एन की वैल्यू इसलिए नहीं रखी क्योंकि मुझे पी नोट की टर्म्स में लाना है सब, क्योंकि यहाँ पे भी पी नोट है तभी तो कैंसिल होंगे, तो Q1 और Q4 का भी वेरिएबल में लेंगे तो लास्ट में वैल्यू रखेंगे। ओके बच्चों, इसमें पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, पूरी थर्मो का रिवीजन हो जाएगा, एक ही साइक्लिक प्रोसेस का एक ही क्वेश्चन बहुत है रिवीजन करने के लिए। ओके Yes, sir. हाँ, अब बताओ Q4 कितना आएगा, Q4 यहाँ पे भी हीट सप्लाइड है, तो बोलो Q4, तो Q4 बताओ प्रोसेस कौन सी है, पहले प्रोसेस कौन सी है, Isocoric. आइसोकोरिक, तो बोलो ये वर्क डन 0 है, और यहाँ पे जो भी हीट दूंगा वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, क्योंकि आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है, तो बोलो इस वाली प्रोसेस में हीट गिवन हो जाएगा बच्चों, आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है, तो बोलो NCVDT। हेलो हेलो सर, आप तो कह रहे थे कि इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगा, पर आप तो यहाँ कह रहे हो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। बच्चों एक प्रोसेस में तो बढ़ ही सकती है ना, किसी में बढ़ेगी किसी में घटेगी, नेट चेंज 0 होगा, कभी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी कभी घटेगी, नेट 0 होगी। ओके Yes, sir. हाँ, अब देखो NCVDT की वैल्यू बोलो, तो N CV की वैल्यू 5/2R फॉर डायटोमिक गैस, और डेल्टा T इस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज देखो T नॉट से 3 T नॉट, तो T नॉट से 3 T नॉट तो चेंज आ जाएगा 3 T नॉट माइनस T नॉट। एक बार यूं लिखो ताकि ध्यान रहे कि ये कैसे लिखा था मैंने, तो यहां से यहां गया था, तो आ जाओ कितना जाएगा, तो बोलो यहाँ पे 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 5NR T नॉट। हेलो, दिस इज इक्वेशन 3, बोलो हेलो हाँ, अब देखो बच्चों प्रोसेस यहाँ पे डी पॉइंट पर अपन अगर पीवी बराबर एनआरटी लगा तो पी नॉट वी नॉट और टी नॉट में रिलेशन मिल जाएगा। चलो अभी देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 से इफिशियंसी बोलो कितनी आ जाएगी, तो मतलब ऊपर आ जाएगा 2 पी नॉट वी नॉट जो कि वर्क डन आया था एरिया अंडर द कर्व, और Q1 प्लस Q4 की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 21/2 NR T नॉट प्लस इधर आया था कितना 5 NR T नॉट, ये आ गया टोटल हीट सप्लाइड इनटू 100%। बोलो बोल ही नहीं रहे हो, यहाँ पे लिख दूं मैं 2 LCM लिया तो 10 प्लस 21 31/2, वो 2 ऊपर भेज दिया तो मेरा आ रहा है बच्चों 4 P नॉट V नॉट, 2 ऊपर भेज दिया LCM लेके 4 P नॉट V नॉट और नीचे 31 NR T नॉट। अब मेरा जब तक इफिशियंसी नहीं आएगी, जब तक P नॉट V नॉट और T नॉट में रिलेशन नहीं मिल जाता, या तो नीचे वाले को PV की टर्म्स में लिखूं या ऊपर वाले को NR T नॉट लिखूं या T की टर्म्स में लिखूं, तो मैं एक काम करता हूं इस A पॉइंट पर मैंने टेम्परेचर, D पॉइंट पर टेम्परेचर T नॉट माना था, प्रेशर P नॉट था, वॉल्यूम V नॉट, तो इन तीनों में रिलेशन लिखो या तो बोल दो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन
ए फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन बोलो कितना जाएगा? तो बोलो पी नॉट वी नॉट बराबर एन आर टी नॉट। ये रिलेशन होता बोलो, ये प्रेशर पी नॉट है यहाँ का, वॉल्यूम पी नॉट है और टेम्परेचर टी नॉट है, तो ये रिलेशन आ गया। तो बोलो एन आर टी नॉट की वैल्यू पी नॉट वी नॉट हो गई। तो या तो पी नॉट वी नॉट को एन आर टी नॉट लिख दो या एन आर टी नॉट को पी नॉट वी नॉट। हेलो, अरे रिलेशन आ गया ना तीनों पैरामीटर में। तो वो तो जहां टेम्परेचर आपने टी नॉट माना था वो बेसिकली पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर था। ये देखो टी नॉट बराबर पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर था। अरे आपने माना है पी नॉट वी नॉट गिवन था। हेलो सर, यहां से रिलेशन अलग आ गया तो नहीं आएगा, यहां पे भी वही आएगा, करके देख लो। चलो यहां पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूं इन तीनों में, लगाओ। तो बोलो यहां पे भी देखो कितना आएगा। तो बोलो 3 पी नॉट इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एन आर और 3 टी नॉट टेम्परेचर। तो बोलो देख लो यहां से 3 से 3 गया, आ गया फिर से पी नॉट वी नॉट बराबर एन आर टी नॉट। तो पी नॉट वी नॉट की वैल्यू एन आर टी नॉट लिख सकते हो या एन आर टी नॉट को पी नॉट वी नॉट। चलो आ जाओ, ए हटा दो बच्चों, चलो आ जाओ। तो अब रखो, तो बोलो पी नॉट वी नॉट की जगह लिख दो एन आर टी नॉट। तो एन आर टी नॉट लिख दिया, और जैसे ही एन आर टी नॉट लिखा, अरे यार ये हाँ 31 है ना, 31 इंटू एन आर टी नॉट नीचे था इंटू 100%। और मैं तो जैसे ये करा एन आर टी नॉट कैंसिल हो गया, मैं तो 4/31, तो लगभग ये कितना आ जाएगा, 3 बार घट जाएगा, लगभग 3 बार। तो मैं तो 12-12.5% के करीब इफिशियंसी आएगी। अरे बच्चों यार ये 33 होता तो एग्जैक्ट 3 बार करता है, 3 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। हेलो चलो 3.33, तो ये लगभग 13% आ गई, ये 13% बस। हेलो, तो वो तो इस इंजन की इफिशियंसी 13% है। कितने लोगों के समझ में आ गया? साइक्लिक प्रोसेस में सारा रिवीजन हो जाता पूरे सब्जेक्ट का। आइसोबारिक आइसोकोरिक कहां हिट दी, कहां निकली, प्रोसेस इक्वेशन, खूब प्रोसेस इक्वेशन काम आती है। हैंड रेस करो, हमारे समझ में आ गया सर। हेलो, बहुत ही बेहतरीन है। एक क्वेश्चन कर लो साइक्लिक प्रोसेस में, सब समझ आ जाता है। ओके करो, इसको नोट करो, जल्दी नोट करो। तो देखो मात्र 13% इफिशिएंट इंजन है, मतलब जितना भी अपन हीट सप्लाई करते हैं उसका 13% आउटपुट देता है। ओके Yes, sir. करो, नोट करो। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं साइक्लिक प्रोसेस पे, घर से करके लाना। हटा दो इसको। हेलो, हटा दो क्या? चलो Yes, sir. एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, घर से करके लाना। हाँ हाँ, इधर देखो बच्चों, हाँ इधर देख। ये वही इसी टाइप का प्रोसेस है। यहाँ पे टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है, डॉटेड वाली लाइन। तो वो तो पीवी कर्व को इस टाइप से काट रही है। इसका टेम्परेचर 1000 केल्विन, इसका 2000 केल्विन और इसका 4000 केल्विन। ओके, तो वो तो हर पॉइंट के टेम्परेचर पता पड़ गए। जो मैंने पहले बहुत मेहनत से निकाले थे वो टेम्परेचर ही पता पड़ गए सारे। हेलो हेलो, 4 मोल helium gas, PV curve is shown. अरे बोलो, then efficiency कर लोगे? अरे क्या ट्राई करके लाओगे क्या? Yes, sir. ट्राई करना,
कहाँ वर्क डन, कहाँ हीट सप्लाइड, पहले एनालिसिस करना कि कहाँ कहाँ हीट थी, कहाँ कहाँ वर्क डन हुआ। इस बार वर्क डन कैसे निकालेंगे, क्योंकि एरिया अंडर दी कर्व तो निकलेगा नहीं इस बार। कोई बात नहीं सर, हम वर्क डन निकाल लेंगे। यहाँ पे एनसीपीडीटी माइनस एनसीपीडीटी, अरे एनआरडीटी वर्क डन होता है, याद करो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन एनआरडीटी भी था। हेलो, Yes, sir. करना ट्राई करो, नोट करो, इसको नोट करो। हटा दूं? बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ, चलो अब देखो, तो अपने ये सारी बातें हो गई बच्चों। तो क्या आप इफिशियंसी निकाल लोगे बच्चों? हेलो बच्चों, हाँ। अब देखो, अपन ने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स देखा था, वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड था, याद आया? जितनी हीट देंगे वो या तो वर्क डन में जाएगी या फिर इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी। तो वर्क डन और इंटरनल एनर्जी का हिसाब मिला लो तो हीट सप्लाइड के बराबर होता है। अब आ जाओ, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? तो सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि वर्क डन किस डायरेक्शन में प्रोसेस किस डायरेक्शन में मूव करेगी। देखो, फर्स्ट लॉ कभी ये नहीं बताता प्रोसेस किधर मूव करेगी, ओके, या साइकिल किधर मूव करेगी, लेकिन सेकंड लॉ को अपन डायरेक्शनल लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि वो ये बताता है कि सिस्टम किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, जैसे मैं बताता हूं, देखो सुन, हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो होती है। क्या हीट को आप लोअर से हायर फ्लो करवा सकते हो नेचुरली? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके लिए एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, जैसे फ्रिज। कई बच्चों को लगता है फ्रिज में से सर फ्रिज में करते तो हैं, ठंडी ऑब्जेक्ट से हीट लेके गर्म पे रिजेक्ट तो करते हो, आप सराउंडिंग में रिजेक्ट तो करते हो बच्चों। उसके लिए आपको एक्सटर्नल एजेंसी या आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है, एक्सटर्नल वर्क की जरूरत पड़ती है। ओके, बिना एक्सटर्नल एजेंसी के ऐसा नहीं किया जा सकता। ओके, हेलो, अच्छा सुनना, और 100% इफिशिएंट इंजन नहीं बनाया जा सकता। तो इन सेकंड लॉ के रेस्पेक्ट में केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट क्या है? बोलो केल्विन प्लांक्स। हेलो, केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या है? हेलो, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट बोलो, क्या है इनका स्टेटमेंट? इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट 100% हीट इनटू वर्क। क्या बोला था इन्होंने? इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट 100% हीट इनटू वर्क। मतलब आप ऐसा कर ही नहीं सकते, कोई भी इंजन ऐसा नहीं बना सकते जो पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट करके तेरे स्कूटर की जबरदस्त एवरेज दे देवे। ऐसा कोई इंजन ही पॉसिबल नहीं जो 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे। मतलब वेस्टेज तो होगा। आप दुनिया में कोई भी काम करोगे तो थोड़ा बहुत गार्बेज तो निकलेगा, वेस्टेज तो होगा। ओके, तो मैं बोलूं इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि 100% या यूं लिख दो 100% इफिशिएंट इंजन, 100% इफिशिएंट इंजन नहीं बनाया जा सकता। हेलो, बोलो बच्चों, आप 100% इफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते, ये बोलना चाहता है ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ओके, हेलो, फिर अगला स्टेटमेंट आएगा क्लोसियस स्टेटमेंट। उन्होंने ये बोला कि अगर आपको उल्टी डायरेक्शन में गंगा बहानी है, ये नहीं कि आपको ठंडे से गर्म की तरफ हीट बहानी है। देखो, नेचुरली हीट गर्म से ठंडे की तरफ बहती है, लेकिन आप चाहते हो ठंडे से गर्म की तरफ बहे। जैसे फ्रिज बनाना चाहते हो आप, फ्रिज में यही तो होता है, अंदर जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो ठंडा और ठंडा होता जाता है, और अपने बाहर याद करो फ्रिज के पीछे हीट बढ़ती जाती है। देखना, फ्रिज के पीछे की तरफ बहुत जबरदस्त हीट होती है, गरम गरम लगेगा आपको। तो मैं अंदर वाले ऑब्जेक्ट से हीट ले लेके बाहर से फेंक रहा है, तो मैं ठंडे से गर्म की तरफ हीट आ रही है। पहले ही रूम का टेम्परेचर 30 है, अंदर रखी चीज का टेम्परेचर 15 है, फिर भी 15 से 10 होता जा रहा है अंदर, और बाहर वाला टेम्परेचर 30 से बढ़ता जा रहा है। तो मैं रूम में वो हीट फेंकता है, तो मैं ठंडी चीज से हीट लेके गर्म को देता है, मतलब उल्टी गंगा बहती है। तो क्लोसियस ने बोला अगर आप उल्टी गंगा बहाना चाहते हो तो एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने फ्रिज का प्लग नहीं लगाया तो कभी भी ठंडी चीज और ठंडी नहीं होगी। याद है, फ्रिज बंद कर दो आप,
तो अंदर वाली चीजें रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी थोड़े टाइम बाद। हेलो, तो आप ठंडे को और ठंडा करना चाहते हो और गर्म की तरफ हीट का प्रवाह करवाना चाहते हो, फ्लो करवाना चाहते हो, तो आपको एक्सटर्नल एजेंसी की मदद लेनी पड़ेगी। ओके, हेलो, ओके सर। तो बच्चों 100% अभी अपन केल्विन प्लैंक की बात करते हैं। 100% इफिशिएंट इंजन बनाना संभव नहीं है। अब हीट इंजन क्या होता है और रेफ्रिजरेटर क्या होता है दोनों देखेंगे अपन। अच्छा, तो मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी होती है? मैक्सिमम तो कार्नोट ने, कार्नोट नामक साइंटिस्ट था एक, कार्नोट ने मैक्सिमम इफिशिएंट इंजन बनाया। कार्नोट ने मैक्सिमम इफिशिएंट इंजन बनाया। उसने क्या करा वो देखेंगे। मैक्सिमम इफिशिएंट इंजन बनाया, देखेंगे वो क्या बनाया, इंजन बनाया। हेलो, कार्नोट नामक साइंटिस्ट ने मैक्सिमम इफिशिएंट इंजन बनाया। ओके, हेलो, और उन्होंने बोला कि ये मैक्सिमम इफिशिएंट इंजन है क्योंकि 100% इफिशिएंट तो बनाना पॉसिबल नहीं है। मैंने जो बनाया वो मैक्सिमम इफिशिएंट है। मैंने बनाया का क्या मतलब है, उन्होंने जो प्रोसेस फॉलो करी उस प्रोसेस से मैक्सिमम इफिशियंसी आएगी। अभी देखो, मैंने जो प्रोसेस फॉलो करी थी उसमें 13% इफिशियंसी आई थी, याद करो। हेलो, चलो उनका इंजन भी देखेंगे। पहले अपन बात करते हैं कि हीट इंजन होता क्या है, कैसे उसकी इफिशियंसी निकालते हैं। हटा दो बच्चों, तो ये केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था। क्लोसियस का स्टेटमेंट आगे देखेंगे, पहले इंजन को समझते हैं फिर रेफ्रिजरेटर को समझेंगे। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं बच्चों हीट इंजन, हेडिंग डाल दो हीट इंजन। तो देखो केल्विन ने क्या कहा कि 100% इफिशिएंट इंजन नहीं बनता है। ओके, और कार्नोट इंजन क्या है वो दोनों देखते हैं। तो हेडिंग डालो हीट इंजन। तो देखो बच्चों, हीट इंजन सीधी प्रोसेस फॉलो करता है। हेलो, इसमें प्रोसेस डायरेक्शन बिल्कुल ओके होती है। ये फ्लो चार्ट इंजन का, हाँ, इसको बोलते हैं बच्चों सोर्स। हेलो, क्या बोलते हैं इसको, सोर्स। और इसको बोलते हैं सिंक, है ना, डंपिंग। हाँ, और यहाँ पे यह हो गया आउटपुट। हेलो, तो वो इसका टेम्परेचर जैसे लिखा T1, ये T2। ये होता है बच्चों जो सोर्स होता है वो हॉट ऑब्जेक्ट होता है, ये हॉट, और ये कोल्ड ऑब्जेक्ट होता है। हेलो, हायर टेम्परेचर वाला होता है सोर्स और लोअर टेम्परेचर वाला होता है सिंक। ओके, हायर टेम्परेचर वाला सोर्स और लोअर टेम्परेचर वाला सिंक, और ये दोनों टेम्परेचर केल्विन में लिखे मैंने। ओके, तो मैं बोलता हूं बच्चों हीट इंजन जो होता है वो हायर टेम्परेचर वाले से हीट लेता है, इसको मैं Q1 बोल रहा हूं, और लोअर वाले को हीट देता है, इसको मैं Q2 बोल रहा हूं। हेलो, लोअर में हीट रिजेक्ट करता है, इसको मैं Q2 बोल रहा हूं। हेलो, बोलो बच्चों, अरे बोलो ना रे। और बोल दो ये वर्क डन। तो बोल दो बच्चों Q1 हीट ली और Q2 रिजेक्ट करी, और ये इंजन है। हेलो, तो बोल दो बच्चों Q1 हीट ली, Q2 रिजेक्ट करी, तो वर्क डन कितना जाएगा? मैं बोल दू Q1 माइनस Q2। जितनी ली माइनस जितनी रिजेक्ट करी, लेना माइनस देना बराबर वर्क डन डिफरेंस। हेलो, अच्छा, ये मेरा आउटपुट है। ये मेरा, इससे मेरा स्कूटर चलेगा, दिस इज आउटपुट। इससे अपने स्कूटर का पहिया घूमेगा। हेलो, तो अंदर हमारे इंजन लगा होता है स्कूटर स्कूटी में, उसमें 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक ऐसे हीट, एक साइकिल में जितनी ही आउटपुट आता है वर्क डन का, वो हमारा क्या होता है स्कूटर चलना। और बोल दो ये साइलेंसर में से धुआं बन के निकल जाता है। हेलो, हेलो, हाँ, चलो ठीक है सर। अब देखो बच्चों, इधर देख। अच्छा, ये आउटपुट सर, आपने हीट, नेट हीट को आउटपुट वर्क डन कैसे बोल दिया? इंटरनल एनर्जी चेंज क्यों नहीं ली? क्योंकि दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। हर हीट इंजन एक साइकिल को फॉलो करता है, और साइक्लिक प्रोसेस में नेट इंटरनल एनर्जी चेंज हमेशा 0 होता है। ओके सर, तो बोल दो बच्चों एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इंजन की? तो बोल दो वर्क डन नेट आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई। बताओ हीट सप्लाई कितनी हुई इस प्रोसेस में पूरी इंजन में? बोल दो Q1। हेलो, हाँ, अच्छा, यहाँ पे देखो ये Q प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, कार्नोट इंजन में प्रूव करूंगा मैं। तो बोल दो ये T1 T2, चलो छोड़ो अभी यहाँ मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, इधर देखो, तो बोल दो Q1 नेट वर्क हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100। ये आ गया बच्चों इफिशियंसी। हेलो, बोलो बच्चों,
क्लियर है क्या? तो इंजन की इफिशियंसी ऐसे निकलती है, कितना आउटपुट आया वर्क डन का और कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ी उसके लिए। ओके, और इसमें सीधी हीट फ्लो होती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। ओके, तो दिस इज नेचुरल फ्लो। बस आप तो हीट जनरेट कर दो, अपने आप हीट फ्लो हो जाएगी। ओके, नोट करो, नोट करो। अब कार्नोट इंजन देखते हैं, फिर रेफ्रिजरेटर देखेंगे। जल्दी कर बच्चे, चले आगे। हाँ, अब देखो बच्चों, ये हो गया हीट इंजन। अब आ जाओ, मैक्सिमम एफिशिएंट इंजन कार्नोट ने बनाया और उसकी इफिशियंसी यहां से है T1 माइनस T2 अपॉन लो T1 आ जाएगी। इधर देखो, तो हमेशा ध्यान रखना सोर्स का टेम्परेचर हायर है। अच्छा, अब देखो कार्नोट इंजन। तो कार्नोट ने बच्चों मैक्सिमम एफिशिएंट इंजन में क्या क्या प्रोसेस फॉलो करा था वो देखो। तो कार्नोट इंजन, तो कार्नोट ने जो बातें करी बच्चों, उन्होंने ये बोला कि मेरा जो पीवी साइकिल है वो ऐसा है, अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंट इंजन चाहिए, ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। हेलो, ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। और आपको पता है बच्चों, इस प्रोसेस में दो आइसोथर्मल है, T1 बराबर कांस्टेंट और यहाँ टेम्परेचर T2 है। दीज आर आइसोथर्मल प्रोसेस एंड दीज आर एडियाबैटिक। हेलो, ओके, दीज आर एडियाबैटिक। हेलो, अरे समझ में आ रही है क्या? तो बोल दो बच्चों, यहाँ पे तो ना हीट ली होगी ना दी होगी इन दोनों में। तो बोल दो यहाँ पे हीट, यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा देखो, V1 V2 V3। मैं कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करूंगा, सिर्फ काम काम की बातें समझा दूंगा। तो बोल दो बच्चों, दो एडियाबैटिक प्रोसेस और दो आइसोथर्मल है। हेलो, अलग अलग टेम्परेचर वाली दो आइसोथर्मल है। इस प्रोसेस का अपना टेम्परेचर है और इस प्रोसेस का अपना। तो दो आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, ध्यान रखना कार्नोट इंजन में। कभी क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान रखना। ओके सर, तो दो एडियाबैटिक और दो आइसोथर्मल, ए से बी आइसोथर्मल, बी से सी एडियाबैटिक, सी से डी आइसोथर्मल और डी से ए एडियाबैटिक। हेलो, ओके, अरे बोलो ना। और मैं बोल दूं बच्चों, इस वाली प्रोसेस पहली आइसोथर्मल में देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन वर्क डन बाय द गैस और बोल हीट सप्लाइड हो रही है Q1। और बोल दूं यहाँ पे तो डेल Q 0 होगा। हेलो, अरे दोनों में डेल Q 0 होगा, यही लिख देता हूं। यहाँ पे ना हीट सप्लाई करूंगा ना रिजेक्ट होगी, दोनों एडियाबैटिक में। हाँ, यहाँ क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर T2 है तो मैं यहाँ पे हीट अंदर जाएगी। हेलो, क्यों? क्योंकि देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, वर्क डन ऑन द गैस है। हेलो, तो बोल दो अंदर टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा, वर्क डन ऑन द गैस है, टेम्परेचर चेंज हो रहा तो सारी यहां बाहर निकलेगी, यहां बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि देखो वर्क डन ऑन द गैस है और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हीट रिजेक्ट होगी। तो यहां पे हीट रिजेक्ट होगी, यहां पे हीट में दे रहा हूं। ओके, हेलो हेलो, तो बोलो इस पूरे इंजन की टोटल इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? तो N बराबर वर्क डन, हीट इंजन की एफिशिएंसी होती है Q सप्लाइड। एफिशिएंसी समझा चुका हूं तेरे को मैं साइक्लिक प्रोसेस की। अब पूरे प्रोसेस में वर्क डन, तो बोलो वर्क डन आ जाएगा Q1 माइनस Q2। याद है चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, तो नेट हीट सप्लाइड, और नेट हीट हो गई Q1 माइनस Q2, क्योंकि Q1 दी और Q2 रिजेक्ट हुई है सिस्टम से, तो Q1 माइनस Q2 इज नेट हीट सप्लाइड। अरे यार यहाँ लिख दो Q नेट। हेलो, वर्क डन यही तो होगा। अरे वर्क डन कई बार हीट से निकालना पड़ता है, और बोल दो बच्चों आ जाएगा कितना, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। बोलो, हाँ Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ओके, हाँ हाँ, अब देखो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ओके, अब इनको अब मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, आप Q1 निकाल लोगे आइसोथर्मल में, आपको बहुत अच्छे से पता है। NCVDT, यहाँ पे भी NCVDT सब सोल्व कर लेंगे हम। मैं बोलूं टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, और ये सोल्व कर ऑन सोल्विंग, डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों ऑन सोल्विंग, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास। ऑन सोल्विंग, और जरूरत भी नहीं है बच्चों, इसमें लंबी रामायण है।
आप सोल्व तो कर लोगे, पर V1 V2 V3 V4 में रिलेशन चाहिएगा, उसके लिए एडियाबेटिक प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन लिख के लंबी रामायण होगी। तो मैं तो ऑन सॉल्विंग ये आता है T1 minus T2 upon T1 into 100. This is the efficiency of Carnot engine. हेलो, ये कार्नोट इंजन के लिए ये फॉर्मूला, जनरल इफिशियंसी तो ये है, ये तो हर जगह लगेगा, इफिशियंसी ये तो हर जगह लगेगी, लेकिन कार्नोट इंजन के लिए फॉर्मूला क्यों? क्योंकि वहां पे Q1 minus Q2 upon Q1 की वैल्यू आ जाती है। अगर दो आइसोथर्मल और दो एडियाबेटिक प्रोसेस को फॉलो करूंगा तो ये आंसर आएगा। और इसको देखो ढंग से, कार्नोट इंजन की इफिशियंसी को और ढंग से देखो, ये देखो कितनी आई, समझ दो नीटा बराबर, इसको अलग अलग करना समझ दो 1 minus T2 by T1 into 100 into 100%। ओके, ये कार्नोट इंजन की इफिशियंसी होती है। ओके, 1 minus T2 by T1 into 100। याद रखने का तरीका, लोअर टेम्परेचर ऊपर और हायर नीचे। याद करो T1 सोर्स का टेम्परेचर था और सोर्स का ज्यादा था। याद करो सोर्स हॉट ऑब्जेक्ट था, तो मैं तो ये हायर टेम्परेचर था और ये लोअर, तो मैं तो यूं याद रखता हूं T लोअर अपॉन हायर। और देखो ये लॉजिकल भी है सर, क्यों? क्योंकि हायर टेम्परेचर नीचे आएगा तभी तो लेस देन 1 बनेगा, बड़ा टेम्परेचर नीचे आएगा तभी तो लेस देन 1 बनेगा, और ये लेस देन 1 आएगा, ये लेस देन 1 आएगा तो मैं तो पॉजिटिव इफिशियंसी आएगी। हेलो, बोलो बच्चों। Yes, sir. तो कार्नोट, सुनो फाइनल बात, कार्नोट इंजन में कार्नोट इंजन की इफिशियंसी मैक्सिमम होती है, उसमें दो आइसोथर्मल दो एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो होती है, और उसकी इफिशियंसी का फॉर्मूला फाइनली T1 minus T2 upon T1 into 100 आता है। नीचे बड़ा टेम्परेचर होता है, याद रखना, नीचे बड़ा। कई बार बच्चा T1 minus T2 upon T2 into 100 कर जाता है, गलत है। T1 minus T2 upon T1 into 100, और इसको अगर लिखूंगा तो 1 minus T lower upon T higher, यूं याद रखता हूं मैं तो 1 minus T lower upon T higher into 100। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, एक दो क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो। एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमारे कितनी बात समझ में आई। बच्चों थ्योरी से कुछ समझ नहीं आता है, थ्योरी दिमाग में तब बैठती है जब अपन न्यूमेरिकल करते हैं उससे रिलेटेड। चलो, ये कार्नोट इंजन की इफिशियंसी है क्या? T1 minus T2 upon T1 into 100 या 1 minus T lower upon T higher into 100। ओके, चलो चेक करते हैं हमारे को कितना समझ में आया। हाँ, if temperature of source and sink for an engine are, बताओ पहला ज्यादा लिखो या दूसरा? पहला ज्यादा लिखो या दूसरा? हाँ, 500 केल्विन एंड 300 केल्विन, then its efficiency, जल्दी से, then its efficiency। बोलो, हाँ एक सेकेंड, बोलो बच्चों, दोनों अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दे दिए। हाँ बोलो, इसमें सोर्स और सिंक के टेम्परेचर दिया है T1 T2। याद है सोर्स के टेम्परेचर को T1 बोलते हैं, हेलो, और सिंक के टेम्परेचर को T2, हेलो। तो बोलो इफिशियंसी कितनी आई थी कार्नोट इंजन की? हेलो, कार्नोट इंजन लिखना पड़ेगा फॉर कार्नोट इंजन। बोलो, तो बोलो इफिशियंसी आई थी बच्चों, इफिशियंसी आई थी 1 minus T lower upon T higher। मैं तो यूं याद रखता हूं, दिक्कत ही खत्म। हेलो, गलती होने के चांस ही घट गए। तो 1 minus T lower था 300 केल्विन
और टी आया था 500। ध्यान रखना केल्विन में रखना है टेम्परेचर, जिसने डिग्री में रख दिया वो बर्बाद। हेलो, क्योंकि रेशो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मतलब बच्चों ये आ जाएगा 2/5 यानी कि 40%। हेलो हेलो, तो अगर टेम्परेचर देंगे, अगर टेम्परेचर देंगे तो ये वाला इफिशियंसी का फॉर्मूला लगाऊंगा। कार्नोट इंजन के लिए ध्यान रखना, हर किसी इंजन के लिए मत लगा देना, क्योंकि कार्नोट इंजन में हमने डेरिवेशन किया था तब Q1 - Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू T1 - T2 अपॉन T1 × 100 आई थी। वो डेरिवेशन मैंने करके नहीं बताया, बाकी वो आता है डेरिवेशन से ही है। ओके 40%। अच्छा अगर ऐसा क्वेश्चन देते डायग्राम वाला तो आप कैसे करोगे बताओ? पहले तो ये पॉसिबल है क्या 5 ली और 20 15 दी? 5 ली और 15 दी, ऐसा हो सकता है? हाँ, क्योंकि ये कैलोरी में है, ये कैलोरी है और ये जूल है। लो, तो इसको जूल में बदलो तो मतलब तो ये 20 के करीब आ जाएगा, 20.4 जूल। चलो मैं 20 लिख रहा हूँ राउंड फिगर में। अरे मैं 20 लिख रहा हूँ राउंड फिगर में, बच्चों मैं क्यों फालतू कैलकुलेशन बढ़ाऊं? अरे कंसेप्ट तो वही रहेगा ना। हेलो, अरे वो 21 के करीब आएगा वैसे। चलो 21 लिख लो। 20 पॉइंट कितना आ रहा है? एग्जैक्ट 21 ही आएगा ना, 4.2 × 5। हाँ 21 आ रहा है, तो 21 जूल हीट ली। ओके हेलो, चलो और यहाँ पे 15 दी या 16 कर दो। चलो बस 15 ही रह देता, लिख दी जो लिख दी। हाँ तो इफिशियंसी बोलो कैसे निकालोगे? तो मतलब इफिशियंसी याद करो, वर्क डन अपॉन क्यू सप्लाइड Q1 × 100। याद है इंजन का बेसिक फॉर्मूला तो यही होता है। और मैं बोलूं ये W कितना होता है? तो मैं बोलूं Q1 - Q2। तो इस बार Q से कर रहा हूं, ये हर इंजन के लिए लगेगा। ये हर इंजन के लिए लगेगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का रिलेशन नहीं लिखा मैंने। और ये तो हर इंजन की इफिशियंसी होती है, आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड। तो आउटपुट हो गया वर्क डन। तो बोलो कितना आ रहा है ये? बोलो कितना आ रहा है ये? तो बोलो बच्चों ये आ जाएगा 21 - 15। तो बोलो ये आ जाएगा बच्चों मीटर बराबर 21 - 15 अपॉन 21 हेलो इंटू 100। 21 - 15 अपॉन 21 × 100 और ये आ जाएगा बच्चों 6/21 × 100। तो बोलो ये आ जाएगा 30% के करीब। 5 बार काट दिया, 30% के करीब। हेलो, तो बच्चों इफिशियंसी हम Q से भी निकाल सकते हैं और टेम्परेचर से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके होते हैं। हेलो, अब देखो इसमें थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चन पूछते हैं, करो ये नोट करो। हटा दो। हाँ अब देखो इसमें कई बार घुमा घुमा के क्वेश्चन भी पूछते हैं। इधर देखो, तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, कार्नोट इंजन के न्यूमेरिकल बहुत आसान है। इधर देख, अब वो थोड़ा सा चीजों को चेंज कर देंगे। वो यहां लिख देंगे बच्चों 500 केल्विन, यहां लिख देंगे 400 केल्विन। ये हो गया सिंक, ये हो गया सोर्स। यहां पे हॉट बॉडी सोर्स होती है। लो Q1 लिख देंगे 10 कैलोरी और पूछेंगे Q2 बताओ, करो। फॉर कार्नोट इंजन, हेलो फॉर कार्नोट इंजन Q2 इक्वल टू वॉट, करो ट्राई। और गिवन कार्नोट इंजन, और गिवन कार्नोट इंजन, ये डायग्राम में जो कार्नोट इंजन बताया उसके लिए Q2 बताओ। अब थोड़ा सा क्लासिक क्वेश्चन हो गया, पिछले दोनों क्वेश्चन का मिक्सर हो गया। पिछले दोनों क्वेश्चन एक में ही आ गए। अब यहां पे इफिशियंसी दो तरीकों से निकालनी पड़ेगी, एक टेम्परेचर से और एक Q से। करो दिमाग लगाओ। अभी देखते सबको करने दो। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अननोन है, ना W है ना Q2 है। तो यहां से तो मैं इफिशियंसी ना पता कर सकता हूं, ना W निकाल सकता हूं, ना Q निकाल सकता हूं। एक काम करूं, टेम्परेचर अवेलेबल है, इससे इफिशियंसी निकाल लेता हूं। उससे पता पड़ जाएगा जो हीट ले रहा है उसमें से कितने रिजेक्ट करेगा, हेलो, और कितने का वर्क डन करेगा, क्योंकि इफिशियंसी वर्क डन को बता देती है। बोल
इफिशियंसी क्या बताती है? वर्क डन को बता देती है कि कितना परसेंट वर्क डन होगा, हीट सप्लाई का कितना परसेंट वर्क डन होगा और कितना रिजेक्ट होगा। तो वो तो इफिशियंसी वर्क डन बता देगी कि हीट सप्लाई का कितना परसेंट वर्क डन में कन्वर्ट होगा। ओके, तो आ जाओ, बोलो इस कार्नोट इंजन की इफिशियंसी। तो नीटा ऑफ कार्नोट इंजन, बोलो नीटा ऑफ कार्नोट इंजन, बोलो कितना होता है? तो बोलो नीटा बराबर 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर इंटू 100। बोलो बच्चे, और ये आ जाएगा 1 माइनस टी लोअर हो गया 400 और टी हायर हो गया 500 इंटू 100, और ये आ गया बच्चों कितना? 20%। तो बोलो इफिशियंसी 20% आ गई। बोलो, तो 20% इफिशियंट है कार्नोट इंजन। अच्छा, और इफिशियंसी क्या होती है कि हीट सप्लाई का कितना परसेंट वर्क डन होगा। याद करो, इफिशियंसी क्या होती है? आउटपुट वर्क डन अपॉन क्यू सप्लाई इंटू 100। याद करो, तो बोलो ये 20% आई। इसका मतलब बच्चों 20% का मतलब क्या कि 0.2 जितनी हीट सप्लाई करूंगा उसका 0.2 वर्क डन होगा। हेलो, 20% वर्क डन होगा। तो बोलो 10 कैलोरी हीट सप्लाई करी है, तो देखो वर्क डन कितना आ जाएगा? तो बोलो 10 कैलोरी का 20%, Q1 का, यार Q1 का 20%। हेलो, मीनिंग समझो, मीनिंग फॉर्मूला से मत करो। तो बोलो Q1 का 20% जो हीट सप्लाई हुई उसका 20, तो 10 कैलोरी का 20% आ जाएगा 20/100। और बोलो ये कितना आ जाएगा? तो बोलो बच्चों 2 कैलोरी। हेलो, तो वर्क डन आ गया 2 कैलोरी। और अगर ये 2 कैलोरी वर्क डन है तो बोलो 8 कैलोरी हो गया। Q2 बराबर Q1 माइनस W, और ये आ जाएगा बच्चों 10 कैलोरी माइनस 2 कैलोरी, और वो तो बच्चों आ गया 8 कैलोरी। लो, बोल ही नहीं रहे हो। Yes, sir. अच्छा, और नहीं, जिन लोगों का दिमाग काम नहीं करता है, फिर वो एक काम करो, यू करो, याद करो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 भी था इफिशियंसी इंटू 100 बराबर 20%। अब वो यू करो फिर, या तो हेलो, तो बोल दो ये 20 से 5 बार घटा, और फिर इसको 1 माइनस Q2 बाई Q1 करके बराबर 1/5 करो और फिर सोल्व करो। ये मुर्खानंद स्वामियों वाला मेथड है। 5/4 बराबर Q2 बाई Q1, और Q1 की वैल्यू 10 रख के आप सोल्व करो, तो आ रहा है ना 8 Q2। देखो सीधा, लो यहाँ 10 कैलोरी रख दो Q1 की वैल्यू, तो आ गया Q2 बराबर 8। पर बच्चों समझ लाओ, फॉर्मूला पे जिंदा मत रहो, समझ लाओ। ओके, क्या फॉर्मूला लगा रहे हो, समझ लाओ कि 20% का मतलब क्या है। तो इस 20% का मतलब है जितनी भी हीट सप्लाई करते हैं उसका 20% आउटपुट आता है वर्क डन का। जितनी भी हीट सप्लाई करते हैं उसका 20% आउटपुट आता है वर्क डन। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, Yes, sir. मेरे बच्चे बोलना रे। Yes, sir. अच्छा, अब देखो एक और क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हटा दो। अरे इफिशियंसी 2 तरीकों से निकाल सकते हैं, एक Q से और एक T से। तो T से निकाली और Q से चेक कर दी, तो Q से सारी वैल्यू आ गई। फिर तो इफिशियंसी 20% का मतलब अगर 10 कैलोरी हीट लिए तो 20% इसका 2 कैलोरी होता है, तो 2 कैलोरी आउटपुट आएगा वर्क डन, और 8 कैलोरी रिजेक्ट होगी। तो 8 कैलोरी का धुआं बन गया और 2 कैलोरी का स्कूटर चल गया। हेलो, Yes, sir. चलो अब आगे बात करते हैं। हाँ अभी देख, अब एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, if one person is saying that efficiency of या यू भी मत कर, हाँ, efficiency of Carnot engine, hello, efficiency of Carnot engine working at T1 बराबर 500 केल्विन एंड T2 बराबर 200 केल्विन is 55%. Statement is true or false? Then statement is true or false? Statement is true or false? बताओ उस आदमी का स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो अब देखो
इफिशिएंसी एक तो उसने दे दी और एक हमें निकालने के लिए छोड़ दिया डेटा। तो बंधु मैं निकाल के देख लेता हूं कि मेरी वही आ रही है जो वो बोल रहा है। अगर वो बोल रहा है वही आ रही है तो वो आदमी सही है, और अगर वो बोल रहा है वो नहीं आ रही है तो आदमी गलत है। तो जो कार्नोट इंजन 200 और 500 केल्विन टेम्परेचर पे काम कर रहा है तो उसकी इफिशिएंसी निकालना मेरे लिए भाई आज का खेल है। तो मैं बोल दूं फ्रॉम गिवन डेटा, फ्रॉम गिवन टेम्परेचर, फ्रॉम गिवन सोर्स सिंक टेम्परेचर। हेलो बोलो इफिशिएंसी कितनी आएगी? तो बोल दो बच्चों 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। लो अरे मैं तो यूं याद रखता हूं ताकि गलती नहीं हो मेरे से कभी। तो 1 माइनस लोअर है 200 केल्विन और हायर है 500 केल्विन इंटू 100। तो बोलो कितनी आ जाएगी? तो बोल दो ये कट गया। तो बोल दो बच्चों ये आ जाएगी 60%। हेलो लेकिन वो कह रहा है 55%। तो बोल दो ए मैन इज फॉल्स। हेलो मैन इज सेइंग फॉल्स। हेलो ये स्टेटमेंट इज फॉल्स है। तो हेलो और क्वेश्चन बनते हैं, वो बोल देते हैं अगर सोर्स सिंक का टेम्परेचर अभी इतना है और इफिशिएंसी 60% है तो सोर्स का सिंक का टेम्परेचर कितना चेंज कर दूं कि इफिशिएंसी 80% हो जाए। तो ऐसे चेंजेस करते हैं या यूं बोल देंगे अभी सिंक का टेम्परेचर 200 और इफिशिएंसी 60% है। तो बोल दो अभी टेम्परेचर 200 दे देंगे सिंक का और इफिशिएंसी 60%, उससे मैं सोर्स का टेम्परेचर निकाल लूंगा और 500 आ जाएगा। हेलो एक टेम्परेचर गायब कर देंगे, एक दे देंगे और इफिशिएंसी दे देंगे तो वो उससे दूसरा टेम्परेचर निकल जाएगा। फिर वो बोलेंगे बताओ सिंक का टेम्परेचर कितना चेंज करोगे इफिशिएंसी 80% हो जाए। कर लोगे? तो पहले सिंक के टेम्परेचर से सोर्स का निकालो, फिर नई इफिशिएंसी 80 करने के लिए नया सिंक का टेम्परेचर निकालो। तो पहले सिंक से सोर्स निकालो, फिर सिंक चेंज करके टी कर दो और इफिशिएंसी 80 करके सिंक का निकाल दो। तो सिंक से सोर्स देन इफिशिएंसी चेंज करके सिंक का टेम्परेचर। ऐसे कबड्डी खिलवाएगा, खेल लोगे? हेलो चलो कल बच्चों अपन इसके आगे बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की। ओके बच्चों, तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आधे घंटे में और फिर नया चालू कर देंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।